अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार अपने वीटो का इस्तेमाल अपने सबसे क्लोज अलाइज के सामने कर दिया है, जिसके बाद सभी वेस्टर्न कंट्रीज इस समय पूरी तरह से हैरान हो गई हैं। खास बात यह है कि ये जो चीज डोनाल्ड ट्रंप ने इस समय की है वो भारत आज की डेट में रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर स्टार्टिंग से ही कर रहा है। वेस्टर्न देशों में जो सबसे एक्सक्लूसिव ग्रुप है जिसमें केवल मेजर कंट्री शामिल हैं वो है G7 ग्रुप। अब इस G7 के मेंबर्स हैं अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। और इसी में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वीटो का इस्तेमाल करके एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। क्या ये पूरा मामला, वो समझने से पहले हम समझते हैं शैडो फ्लीट क्या होता है और क्यों इसके बारे में बात हो रही है। शैडो फ्लीट और घोस्ट फ्लीट, इन शब्दों के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। जैसा कि आपको पता है, अमेरिका और उसके अलाइज ने इस समय रशियन क्रूड ऑयल और रशिया की नेचुरल गैस के ऊपर काफी सारे कड़े सैंक्शंस लगा के रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद रशिया ह्यूज क्वांटिटी में ये दोनों ही चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है। डेटा के मुताबिक यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद से रशिया ने $850 बिलियन से ज्यादा के फॉसिल फ्यूल्स अभी तक एक्सपोर्ट कर दिए हैं। एंड रशिया आज की डेट में ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसने वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस में लूपहोल निकालते हुए उनको बाईपास करने का तरीका निकाल लिया है, और वो है शैडो फ्लीट। दरअसल वेस्टर्न देशों से बचते हुए चोरी छुपे क्रूड ऑयल बेचने के लिए रशिया ने क्रूड ऑयल टैंकर शिप्स की एक शैडो फ्लीट खड़ी कर दी है। अभी शैडो फ्लीट में कई सारे क्रूड ऑयल टैंकर शिप्स हैं जो रशिया से क्रूड ऑयल लेकर दुनिया के बाकी देशों को बेचते हैं। अमेरिका या फिर कोई वेस्टर्न देश उनको ट्रैक ना कर पाए, इसके लिए रशिया की शैडो फ्लीट में शामिल सभी शिप्स क्या करते हैं कि ये अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को स्विच ऑफ कर देते हैं। ये एक तरह से सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम होता है जिससे किसी भी शिप की लोकेशन, रियल टाइम स्पीड, पोजीशन या डेस्टिनेशन के बारे में पता चलता है। इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर सभी शिप्स को ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम स्विच ऑन करके रखना होता है ताकि आसपास के वेसल्स को भी पता चले कि सामने से कोई शिप आ रहा है, उसका रूट क्या है, ताकि आपस में कोई इंसिडेंट ना हो, यानी कि एक्सीडेंट ना हो। लेकिन रशिया की शैडो फ्लीट में शामिल ऑयल टैंकर शिप्स इस ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को स्विच ऑफ कर देते हैं ताकि उनकी रियल टाइम लोकेशन किसी को पता ना चले। इसके साथ ही रशिया की ये घोस्ट शिप इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर टैंकर टू टैंकर ऑयल ट्रांसफर भी करते हैं, यानी कि समुद्र के ऊपर ही रहकर एक ऑयल टैंकर शिप से दूसरे ऑयल टैंकर शिप में शिफ्ट करके क्रूड ऑयल के ओरिजिन को ही छुपा दिया जाता है ताकि ये पता नहीं चले कि ये क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस कौन से देश से आया है। इसके अलावा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस एक शिपिंग कंपनी से दूसरी शिपिंग कंपनी को भी ट्रांसफर कर दी जाती है जिसके ऊपर सैंक्शंस ना लगे हों। और रशिया आज की डेट में अपनी शैडो फ्लीट का इस्तेमाल इतने परफेक्ट तरीके से कर रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज रशिया को रोक ही नहीं पा रही हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद से अब तक रशिया ने अगर $850 बिलियन से ज्यादा की एनर्जी एक्सपोर्ट कर लिए हैं, इसी से आइडिया लगाया जा सकता है कि इन वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस कितना ही काम कर पा रहे हैं। और $850 बिलियन तो अभी ऑफिशियल फिगर है। अब हुआ ये कि G7 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग होनी है। इस समय कनाडा G7 का प्रेसिडेंट है, इसलिए ये मीटिंग कनाडा होस्ट कर रहा था। प्रेसिडेंट होने के नाते कनाडा ने क्या किया कि बाकी देशों के साथ मिलकर मीटिंग का एजेंडा तय करते समय एक टास्क फोर्स जो रशिया की शैडो फ्लीट के खिलाफ काम करेगी उसका एक प्रपोजल सामने रखा। इस टास्क फोर्स की बात जो बाइडेन के समय से हो रही है। कनाडा ने प्रपोज किया कि G7 देश मिलकर एक टास्क फोर्स खड़ी करेंगे जिसमें सभी देशों के मेंबर्स और एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाएगा। ये टास्क फोर्स रशिया की शैडो फ्लीट में शामिल टैंकर्स को आइडेंटिफाई करने का काम करेगी। इस टास्क फोर्स को सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड की जाएगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज इनके साथ इंटेलिजेंस डेटा शेयर करेंगी और दुनिया के जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एक्सेस भी इन टास्क फोर्स वाले लोगों को दिया जाएगा ताकि इन्वेस्टिगेशंस कर सकेंगी कौन सी शेल कंपनीज की मदद से रशिया वेस्टर्न देशों के सैंक्शंस को बाईपास कर रहा है और लगातार अपना क्रूड ऑयल बेच रहा है। इसके लिए टास्क फोर्स G7 कंट्रीज की नेवी के साथ मिलकर भी नेवल पेट्रोल्स और पोर्ट इंस्पेक्शन भी कर पाएंगी। यानी अगर किसी ऑयल टैंकर शिप के ऊपर शक होता है और ये संदेह होता है कि उसके अंदर रशियन ऑयल है, तो फिर इंटरनेशनल वाटर्स और मेजर पोर्ट्स के ऊपर उसको उसी समय रोककर चेक करने और ऑयल सीज करने की पावर भी टास्क फोर्स के ऊपर ही होगी। ये कहना है कनाडा का। रशियन शैडो फ्लीट के खिलाफ टास्क फोर्स का ये प्रपोजल कनाडा ने G7 देशों की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में टेबल करने का फैसला किया था, लेकिन अमेरिका ने कनाडा का ये प्रपोजल ब्लॉक कर दिया है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरह G7 देशों में भी ये वीटो वाला मैकेनिज्म है, जहां पर अगर एक देश किसी प्रपोजल को ब्लॉक कर देता है तो बाकी देश फिर उसके ऊपर आगे नहीं बढ़ते हैं। यानी सेम जिस तरह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर होता है वैसा ही कुछ मैकेनिज्म G7 देशों के अंदर भी फॉलो किया जाता है ताकि अगर किसी भी एक देश को अगर किसी चीज के खिलाफ कोई दिक्कत है तो बाकी देश उसके ऊपर आगे ना बढ़े। और कनाडा का जो ये प्रस्ताव शैडो फ्लीट को लेकर आया था, इसी को अमेरिका ने ब्लॉक किया है और इसी को वीटो कहा जाता है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने G7 में इंटरनल वीटो का इस्तेमाल करते हुए रशियन शैडो फ्लीट के खिलाफ इस टास्क फोर्स के गठन से पूरी तरह से इनकार कर दिया है, इसको रोकने का फैसला किया है। और अमेरिका ने कनाडा से कहा है कि वो इस मीटिंग में इस टास्क फोर्स वाले टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इसको मीटिंग के एजेंडा से बाहर कर दिया जाए। अब क्योंकि ये जो टास्क फोर्स बन रही है इसमें सैटेलाइट डेटा, इंटेलिजेंस और शेल कंपनीज की इन्वेस्टिगेशन
इस तरह के और काफ़ी सारे प्रावधान थे। ऊपर से इंटरनेशनल वाटर्स और मेजर पोर्ट्स के ऊपर ऑयल टैंकर शिप्स को रोककर उनकी बाकायदा इंस्पेक्शन करने का भी प्रोविजन था। इन सब चीज़ों के लिए G7 के देश आज की डेट में अमेरिका के ऊपर निर्भर हैं। अब क्योंकि अमेरिका ही नहीं होगा तो ये अकेले इस टॉपिक के ऊपर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और काम किया जो अब तक भारत करता था। G7 कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की मीटिंग के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट आनी है, उसमें अमेरिका ने कनाडा से कहा कि उस जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर रशिया को लेकर सैंक्शंस वर्ड का इस्तेमाल ना किया जाए और ये मेंशन ना किया जाए कि रशिया क्रूड ऑयल बेचकर इस वॉर को स्पॉन्सर कर रहा है। अमेरिका ने रशिया के लिए सॉफ्ट वर्ड्स का यूज करने की डिमांड रखी है, जो कि भारत अपने जॉइंट स्टेटमेंट्स में स्टार्टिंग से करते आ रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद से जब भी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भारत की कोई जॉइंट स्टेटमेंट आती है, उसमें भारत सबसे पहले तो रशिया यूक्रेन युद्ध को मेंशन करने ही नहीं देता है। सैंक्शंस या फिर रशियाज वॉर जैसे वर्ड्स को सबसे पहले बाहर किया जाता है। इसके साथ ही एक और बात नोट करने वाली है कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने G7 विदेश मंत्रियों की जॉइंट स्टेटमेंट में रशिया के ऊपर सॉफ्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करने की डिमांड रखी, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने डिमांड रखी कि जॉइंट स्टेटमेंट में चाइना के ऊपर ज्यादा फोकस हो और चाइना के लिए ज्यादा एग्रेसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए, यानी असली दुश्मन रशिया नहीं चाइना है। डोनाल्ड ट्रंप की हमेशा से अप्रोच रही है कि रशिया से ज्यादा चाइना के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। G7 देशों के जितने भी रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजी है वो अब तक रशिया के लिए बनाई जा रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि रशिया से ज्यादा चाइना उनके लिए थ्रेट बन सकता है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि यूरोपियन देश मानते हैं कि रशिया उनके बॉर्डर के ज्यादा पास है, इसलिए रशिया के ऊपर पहले कार्रवाई हो। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही चाइना के ऊपर सैंक्शंस अनाउंस कर दिए थे और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म करने के ऊपर काम हो, इसको और कॉम्प्लेक्स करके लंबा ना खींचा जाए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वीटो का इस्तेमाल करके टास्क फोर्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है और रशिया यूक्रेन के बीच सीजफायर करवाने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस को एनालाइज किया जाए तो ये सामने नजर आ रहा है कि वो इस युद्ध को जल्दी से रुकवाकर सारा फोकस चाइना को रोकने पर करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना न सिर्फ इकोनॉमी के मामले में अमेरिका के क्लोज आ रहा है, बल्कि मिलिट्री स्ट्रेंथ में भी धीरे धीरे अमेरिका को टक्कर देने की पोजीशन में आ गया है। वैसे नीचे कमेंट करके बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटेजी जिसमें वो सारा फोकस रशिया से शिफ्ट करके चाइना को रोकने के ऊपर करना चाह रहे हैं, क्या ये एकदम सही स्ट्रेटेजी है? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। अभी तो खैर G7 देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग खत्म नहीं हुई है। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या किया जाता है वो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हो और मीटिंग में कोई ट्विस्ट ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद जियोपॉलिटिक्स वापस से काफी इंटरेस्टिंग हो गई है एंड आगे ऐसे भी धोखे, बयानबाजी और एक दूसरे के ऊपर उल्टे सीधे स्टेप्स लगातार उठाए जाएंगे। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हैं।